भारत कोई 1962 का भारत थोड़ी है कि ट्रम्प कह रहा है तो हम घबरा जाएंगे। अमेरिका इस बात को रो रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क का इलाज कोई इलाज की बात नहीं, उनकी बात सुनो और इस कान से सुनो, इससे निकाल दो और कन्वेंशन अटैक करो एकदम से। 71 में आपने बांग्लादेश को पैदा किया, आज आपके सिर पे आ गया है। हमने 7 हाइट्स ले ली थी, कैलाश हाइट्स ले ली थी। चाइना इससे घबरा रहा है, हिंदुस्तान ने ऐसा पहले कभी नहीं। पाकिस्तान जैसा बांग्लादेश कम से कम आतंकी तो नहीं भेजता है। देखिए, आपको ने किसने ये स्टेटमेंट दी, मुझे तो ये पता नहीं है। मेरे को तो पता आतंकी आते हैं वहां से। सर, ट्रम्प ग्रीनलैंड ले लेंगे क्या? कौन युद्ध रुकवाने के, वो अपने देश की हित की बात कर रहा है। एक F-16 की फैक्ट्री बंद हो जाए, प्रेसिडेंट इलेक्शन लूज कर जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। संसद में बजट कल पेश होता है और उस बजट में ऐतिहासिक रूप से बढ़ोतरी रक्षा बजट में की जाती है। 15.2% की बढ़ोतरी, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो है यहां पर की गई। और इस बजट में बढ़ोतरी को देखते हुए हमने ये भी समझा कि अब भारत वैश्विक चुनौतियों को भी समझ रहा है और इसी के साथ ये भी समझ रहा है कि हमें कितनी जरूरत है आधुनिकीकरण की तरफ आगे बढ़ने की। लेकिन आज बात सिर्फ बजट में बढ़ोतरी को लेकर नहीं, हमारी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी होगी, क्योंकि बेहद खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं और कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर? सबसे पहले तो आप बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। और बजट को सुन के थोड़ा और जोश आ गया है। मतलब बजट अच्छा लगा आपको? धुरंधर बजट कहा जा रहा है, ठीक लगा? बिल्कुल अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा। और ये पहले क्यों नहीं हुआ, बस ये क्वेश्चन तो मैं उल्टा पूछूंगा कि दे विलंब क्यों था, है कुछ। ये विलंब की भी हमको छोटी सी आंसर चाहिए होगा। क्या बात थी कि हम ये ऐसी सोच अब क्यों आ रही है, पर देर आई दुरुस्त आई, बिल्कुल ठीक है। मतलब क्योंकि मांग ये की जा रही थी आप लोगों की तरफ से भी कि करीब 20% तक जो बजट है उसको बढ़ा दिया जाए रक्षा के लिए। और खासतौर पर सबसे ज्यादा जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात उसमें बढ़ोतरी जब की जाती है तो उसमें भी हम देखते हैं कि उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है वो भी की गई है। तो अब नए हथियार जो कि पाइपलाइन में भी हैं, नए प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में हैं, वो भी अब आसानी से आ पाएंगे और बन भी पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आसानी से आ पाएंगे तो ठीक है, पर हम तो सेकंड जो आपने बोला आसानी से बन पाएंगे, हम उसके ऊपर ज्यादा केंद्रित हैं। आने के लिए तो पहले भी आ सकते थे। सोने के भाव दो तो आप कुछ भी खरीदोगे। जैसे कारगिल में आप 155 मिलीमीटर का शेल खरीद रहे थे, पर खरीद क्यों रहे थे? मैं तो पहले स्टेप को एलिमिनेट करना चाहता हूँ कि हमारा तो स्वावलंबिता इतनी होनी चाहिए थी आज से 50 साल पहले कि हमको प्रॉब्लम ही ना आती। पर मैंने जैसे कहा, देर आए दुरुस्त आए, इसलिए अब वो दोनों भी है। अब हम कई चीज़ होती हैं कि वो शुरू में खरीदनी पड़ती हैं क्योंकि आपको सडनली रिक्वायरमेंट आ गई है। जैसे रफाइल की आई, फाइटर एयरक्राफ्ट आपके पास कम है, स्क्वाड्रन होने चाहिए 42, आपके पास 29 स्क्वाड्रन बचे हैं। आपको इमीडिएटली तो खरीदना पड़ेगा। बनाने में 8-9 साल लगते हैं। वो आपको उनकी टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी, स्पेयर पार्ट्स की बात आएगी, इस्टेब्लिशमेंट इंक्रीज होगी, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, उसका सब पैसा खर्च होता है। फिर धीरे धीरे आप जॉइंट वेंचर्स करेंगे, जॉइंट वेंचर्स करने के बाद उनसे टेक्नोलॉजी लेके फिर आप स्वावलंबी बनेंगे, तो वो स्टेप भी आएगा। पर मैं ये कह रहा था आपको शुरू से कि अगर हम थोड़ा जागरूक पहले हो गए होते, जो पहले हम लोग कहते थे, मैं तो काफी सालों से बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि हमारी आवाज छोटी है तो किसी ने सुना नहीं होगा। पर क्वेश्चन ये है, ये जो चीज अब आई है बहुत अच्छी आई, क्योंकि अब आपका जो कमियां पूरी होनी शुरू हो गई हैं, चाहे आपका नेवी एयरफोर्स की फाइटर एयरक्राफ्ट की है, हेलीकॉप्टर्स की है, आर्टिलरी गन्स की है, मिसाइल्स की है, रडार्स की है, सबमरीन की है, उसके पार्ट्स हैं और उनके अदर एडवांस इक्विपमेंट है, वेपन सिस्टम्स है। ये सब अब ब्रह्मोस मिसाइल आप बना रहे हो, पर जॉइंट कोलैबोरेशन है। अभी भी आपको देखना पड़ेगा, इंजन आप इंडिपेंडेंटली बना सकते हो, क्यों नहीं, तो क्यों नहीं, ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन सर, हम देखते हैं कि ठीक है, हमारी रक्षा बजट में बढ़ोतरी हो रही है, इकोनॉमी के हिसाब से भी उस पर काम हो रहा है और रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि दुनिया में जो महाशक्तियों हैं या फिर जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें हमारा पड़ोसी जो है वो चीन है, वो उसका रक्षा बजट आप देखिए वो कहां पर है। और उसके रक्षा बजट से तो खुद ट्रम्प साहब भी परेशान है कि बहुत ज्यादा डिफेंस पे खर्च कर रहा है ये।
तो वो कर रहा है खर्च अपनी पॉलिसी पे। आप दूसरे की पॉलिसी पे हम क्यों रोते हैं? हम अपनी पॉलिसी तो बनाते नहीं, वो दूसरे पे रोते हैं। आप अपनी बनाइए। देश के हित में काम कर रहा है चाइना। मैं चाइना होता तो यही करता। आपका जीडीपी, आपका बजट जीडीपी का 2% है, चाइना का 5% होता है। आपका क्यों नहीं है? हम कितने सालों से कह रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ। तो अमेरिका इस बात को रो रहा है। हमने और चाइना ने एक साथ स्टार्ट किया था, बल्कि चाइना ने हमारे बाद स्टार्ट किया था। जब स्टार्ट का मतलब है 47 के बाद एडवांस इक्विपमेंट जैसे मिग 21 हमारे पास आया, चाइना के पास आया। हमारे बाद चाइना ने अपना बनाया, रिवर्स इंजीनियर करके पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका को दिया। हमारे आई एम सॉरी टू से हमारा मीडिया उसको कहता है फ्लाइंग कॉफिन। ये क्या बात है? वो तो बंदे खुश हैं, उसको तो पैसा कमा रहे हैं। लेकिन सर जो हादसे हुए उसके बाद वो शायद टर्म आई ना, किसको? जो आप फ्लाइंग कॉफिन की बात कर रहे हैं। फ्लाइंग कॉफिन की बात है क्यों कि हादसे हुए, पर चाइना में क्यों नहीं हुए? पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहे? बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रहे? वो भी तो यूज कर रहे हैं, श्रीलंका भी तो यूज कर रहा है। नहीं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपको अपनी नीतियां बनानी चाहिए। करेक्ट, ठीक है। नीतियां बनाने के लिए चिंतन करना होता है। चिंतन करने के लिए आपकी सोच उस टाइम होती है। चाइना में बचपन से ही सिक्योरिटी स्टडी कराई जाती है, यहाँ किसी को पता ही नहीं है, या बड़े बड़े लोग नहीं जानते क्या मुद्दा है। वो लोग तो ये भी कहते हैं फौज क्या कर रही है, इतना फायदा खर्च कर रही है, लड़ाई क्यों होती है? लोग तो ऐसे पूछते हैं। लोगों को ये नहीं पता लड़ाई क्यों होती है, वो कहते हैं कि लड़ क्यों रहे हो। तो जब ऐसी अंधेर थिंकिंग होती है तो उस कंट्री को थोड़ा प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम हमें आई। सर हम कहाँ तक तैयार हैं, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही में देखा, और सबसे बड़ी बात है कि इस पीढ़ी ने अपनी आंखों से देखा है कि एक युद्ध की स्थिति कहीं ना कहीं क्या होती है। उसके लिए हम आपको आश्वासन देता हूं कि जहां पे मेंटल सोच ठीक हो गई हमारी, जो हो गई है, अब हमारे को कोई नहीं रोक सकता। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। पर जब आपने मैराथन स्टार्ट की है तो टाइम लगता है आपको गेन करने में। अब कितनी देर लगाएंगे? अभी आपको लगेगा जेस्टेशन पीरियड है, पर आपने स्टार्ट तो कर लिया है। जब स्टार्ट कर लिया, आप देखिए 6-7 साल के अंदर यू विल बी मेकिंग योर ओन एयरक्राफ्ट, योर इंजन। पर पॉलिसीज ठीक होनी चाहिए, कोलैबोरेशन ठीक होने चाहिए, तब बनता है। ये नहीं मैंने HF-24 उड़ाया हुआ है, जो मारुत बनाया हुआ था, उसको क्यों डाउन कर दिया? क्योंकि इंजन नहीं था। क्यों इंजन नहीं था? हमारी पॉलिसीज थी, पर फॉरेनर्स ऑल्सो विल अड़ंगा डालेंगे। अगर इंडिया ने इतना प्रोग्रेस कर लिया, क्यों होगा? तो फॉरेन पॉलिसीज आपके खिलाफ होंगी, फॉरेन कंट्रीज आपके खिलाफ होंगी। वो करेंगी, वो अपने हित में काम कर रहे हैं। हम लोग छुरा भोंकेंगे क्या कि अपना हिंदी का निबंध लिख लेते हैं, बाकी कुछ करते नहीं है। हमको अब देखना होगा कि अब हमारी पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, अब हमें किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले हमारे को ये पॉलिसी नहीं थी। हमारा तो एक टाइम पॉलिसी थी कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे। क्यों? हम बड़े पीस लविंग कंट्री हैं, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध इत्यादि इत्यादि। ये क्या बात है? चाणक्य ने तो नहीं कहा था ऐसा सोचने को। आप कृष्ण भगवान के पास चले जाएं महाभारत में और ये क्वेश्चन डाल दें, पता क्या होगा? उठा के फेंक देंगे आपको बाहर कि ये क्वेश्चन है कोई पूछने का, जो हमने पूछ रहे हैं। यानी कि आप ये भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से कॉल आया कि रहम कर दो, तो हमें नहीं रुकना चाहिए। नहीं, ये युद्ध की नीति है। और रहम उसे नहीं मारा, उसने सीज फायर बोला था। सीज फायर ये मिलिट्री रूल होता है कि अगर एनिमी इज आस्किंग फॉर अ सीज फायर का ये नहीं कि आप वापस चले जाओ घर। सीज फायर का मतलब है ऑपरेशन उस टाइम के लिए रोक दो। आपके मन आपके डिपेंड करता आप रोकते हो कि नहीं रोकते। अगर आपने रोका है तो कोई कारण होगा कि आप भी बाध्य हुए रोकने के लिए। लेकिन सर उसमें भी तो पेच है ना, वहां से ट्रम्प साहब यही कह रहे हैं कि मैं नहीं, ट्रम्प साहब कह रहे हैं, उससे आपकी नीति को क्यों फर्क पड़ता है? भारत कोई 1962 का भारत थोड़ी कि ट्रम्प कह रहा है तो हम घबरा जाएंगे। भारत अब का 2026 का भारत है। अब तो ट्रम्प की परवाह नहीं करता भारत। देखिए G20 में क्या हुआ? जो बाइडेन ने कहा रशिया पे सैंक्शन लगाइए, इंडिया ने क्या बोला? इस धरती पे रशिया पे सैंक्शन नहीं लगेगा। जो बाइडेन उठ के जाने लगे थे। क्या हुआ? कोई इससे सोचा था कि भारत में इतना दम आ जाएगा कि अमेरिका को बोल देंगे? ये बोला था आप दिल्ली में G20 पिछले साल तो हुआ है। कैसे हुआ?
कैसे हिंदुस्तान में इतना दम आ गया, ये मैं कह रहा हूँ। अब वो भारत नहीं है, और इस टाइम जो आप देख रहे हैं, हाँ, पर ये भी नहीं कि स्विच दबा दिया तो एकदम से चेंज हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमको थोड़ा इत्मीनान कर। सर, हम सिविल डिफेंस के लिए कितना तैयार हैं? क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। आज हम देख रहे हैं जब यूक्रेन और रशिया में भी युद्ध हो रहा है, इजराइल जब अपनी नीति से किसी देश पर हमला करता है, ईरान पर भी उसने हमला किया, तो अपने लोगों को शेल्टर देना वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और जो बंकर्स की हम बात सुनते हैं, यहाँ पर कितने तैयार हैं? आप सिविल डिफेंस की बात कर रहे हैं, मैं आपको बॉक्सिंग हमने सबने की हुई है कहीं ना कहीं। बॉक्सिंग में दो चीज होती हैं, एक होता है आप मारते हो, एक होता है आपको मार लगती है जब आप डिफेंसिव पे होते हो। तो दोनों चीज होती हैं। अब आप इतने तगड़े बॉक्सर हो, आप जब आप मार तो सकते हो, पर जब एक पड़ा आपको नीचे गिर गए, नीचे गिर गए का मतलब है आपकी जनता पे जब एक बॉम्ब पड़ेगा तो आप जाओगे कहाँ, लोग भागने लग जाएंगे। आपने कभी वो प्रैक्टिस नहीं करी। आपके पास कितने बंकर्स हैं, न्यूक्लियर शेल्टर्स हैं, है आपके पास न्यूक्लियर मेडिसिनल डिवाइसेस, कंटेमिनेशन डिकंटेमिनेशन सेंटर्स कहाँ हैं? ये किस किस कितने लोग बैठे हैं, आप पूछ लीजिए, किसी ने एक्सरसाइज करी है? और हम यूक्रेन की आप देख रहे हैं, 4 साल से यूक्रेन में बंदे सोए नहीं है, 4-4 साल अपने बिस्तर पे। वही सवाल है सर, ये तो कैसे पूरा होगा? हम जागरूकता थी नहीं हमारी। हमारे पास सिविल डिफेंस नाम की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बंदे अपनी जगह पे नहीं है, उनकी गाड़ियां वहां नहीं चल रही, सबने अपने घर के आगे लिखा हुआ है वार्डन सो एंड सो, वार्डन सो एंड सो। उनको ये नहीं पता उनकी ड्यूटियां क्या है। ये सिविल डिफेंस का काम है। सिविल डिफेंस का काम होता है लड़ाई के दौरान आप अपनी जनता की रक्षा कैसे करेंगे, थ्रू पैसिव मेथड्स, नॉट एंटी एयरक्राफ्ट गन से नहीं, पैसिव मेथड, जिसको लाइक बंकर्स, शेल्टर्स, डिवाइसेस, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स, बॉडी डेड बॉडी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारा का सारा आता है। इसके लिए अगर आप अपनी जनता की प्रैक्टिस करवाइए 3 बार साल में, आप देखिए कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। जनता लड़ाई से घबराएगी नहीं, दे विल लुक फॉरवर्ड कि आ जाओ। ये प्रॉब्लम है, हमने अभी ये करना बाकी है। आपने जो क्वेश्चन उठाया, ये मैं नहीं पता क्यों उठाया आपने, पर ये बिल्कुल ठीक है आपने जो उठाया कि एब्सोल्युटली करेक्ट है। हमारी सिविल डिफेंस ना के बराबर है, और कोई मीडिया में पूछता भी नहीं है। मैं ये हैरान हूं कि कभी कोई कुछ पूछता नहीं है। हम सिविल डिफेंस का बड़ा शानदार पावर पॉइंट तो लेक्चर दे देता हूं मैं, पर कोई पूछे कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, वो नहीं बता सकता। ये प्रॉब्लम है सर। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, और उससे पहले ही जब देश के कई शहरों में ऐलान किया गया सिविल डिफेंस जो है उसको तैयार किया जाएगा, सिविलियंस को बताया जाएगा कि बिल्कुल ये सुना था, हाँ। युद्ध में कैसे जो है वो बचना है, खुद को बचाना है, और आपको कैसे प्रशासन का साथ भी देना है। वो उस वक्त हुआ और खत्म हो गया। उसके बाद क्या कोई सेमिनार्स और वो नहीं, हमने कहीं भी नहीं देखा, हमने कहीं भी नहीं सुना। और जबकि हम बात ये कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ सीज फायर ही हुआ है। मैं इसी बात से बिल्कुल सहमत हूं, मैं भी चिंतित हूं और मैं भी सोच रहा हूं, पर मैं अब देखो ऐसा गवर्नमेंट में तो हो नहीं, मैं उनकी फाइलें तो देख नहीं रहा। और आप बताओ, मैं खुद इस क्वेश्चन को पूछना चाहता हूं, किससे पूछूं? अब हम एवरीथिंग हम प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी लेटर लिखते रहेंगे, ये किससे पूछें? अब हम मीडिया से पूछ सकते हैं, योर पेपर इज द बेस्ट, इतना बड़ा पावरफुल पेपर है, जवाब लेगा। आपने क्वेश्चन उठाया। सर, एक सवाल इसमें यह भी कि हम जब पाकिस्तान की बात भी करते हैं, तो जो न्यूक्लियर, चाहे उसको आप धमकी कह लीजिए, गीदड़ धमकी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, क्या वो सच में ये कुवत रखता है करने की, कि अगर हम सिंधु जल का पानी जो है वो रोक देते हैं, या फिर कुछ भी किसी तरह से भी अटैक करते हैं उसके लोगों पर, जो उसके आतंकवादी हैं जिन्हें बचाने के लिए खुद आर्मी आगे आ जाती है पाकिस्तान की, कैसी कुवत है उसमें? देखिए ऐसा है, जो न्यूक्लियर वेपन अभी तक एक कंट्री ने इस्तेमाल किया है, वो जापान ने डिसाइसिवली, और उसको करना था क्योंकि उसके बहुत लाखों सोल्जर्स मर जाते अगर वो जापान से लड़ता रहता, उससे कर दिया। पर अब उस टाइम जापान के पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं था। अगर जापान के पास भी न्यूक्लियर वेपन होता तो अमेरिका की हिम्मत होती कि जापान पे अटैक करता न्यूक्लियर वेपन से? खत्म हो जाता अमेरिका। उनके कामिकाज़े एयरक्राफ्ट जाते, अब न्यूक्लियर वेपन बांध के जहाज पे और डाइव करते। वे फायदा उठा लिया उसने। अब सबके पास है न्यूक्लियर वेपन, अब आपके पास में भी है, मेरे पास में भी है, चाहे आपके पास छोटा है,
मेरे 1 लाख मरेंगे, आपके वेपन से 50,000 मरेंगे, यही फर्क होगा। क्या दम है आपको ये 1 लाख भी देखने का? इसको कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, एमएडी। मैड डॉक्ट्रिन के तहत आपको ये पता है, ये डराने के काम आता है कि देखो हम भी न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास, देख लेना ना, हाँ नहीं तो ऐसे मुल्क का इलाज क्या है सर फिर? कैसे ऐसे पाकिस्तान जैसे मुल्क का इलाज? कोई इलाज की बात नहीं, उनकी बात सुनो और इस कान से सुनो, इससे निकाल दो और कन्वेंशन अटैक करो एकदम से। कन्वेंशन अटैक में आपको तगड़ा होना पड़ेगा, डिसीजन कन्वेंशन अटैक ही देगा। और लड़ाई तब होती है जब आपकी आर्मी आगे बढ़ती है। आप एयरफोर्स तो पहले जाती है, पर एयरफोर्स टारगेट डिस्ट्रॉय करती है, लोगों को मार सकती है। जीत चाहिए आपको तो आर्मी जाएगी, क्योंकि वही जमीन की बात आएगी। आप जीत कैसे दिखाओगे कि जी मैंने उनके 50 बिल्डिंग तोड़ दी, अच्छा मेरी 30 टूटी, उनकी 50 टूटी है, तो मैं जीत गया। अगर इस बात से खुशी है तो ठीक है, पर ये तो नहीं है। आपको लड़ाई आर्मी की होगी और वो कंट्री टू कंट्री जो पास होती है वही कर सकती है। अब जैसे ईरान पे अमेरिका जा रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर लिए, क्या 3 ब्रिगेड ही तो ले जाएगा? और कितने ले जाएगा? एक ब्रिगेड में 3,000, चलो 9,000 ले गया। वहां पे फिर क्या करेगा? नॉर्मैंडी लैंडिंग करेगा, जिसमें सारी दुनिया की कंट्रीज मिलकर कर रही थी। ये क्या वो करेगा? नहीं, वो नहीं कर सकता। वो सिर्फ बॉम्बिंग करेगा, एक अरब इजराइल ईरान वॉर फिर से हो जाएगी और उसके बाद बात खत्म। तो जो न्यूक्लियर वेपन्स की बात आप कर रहे थे वो अलग है। कन्वेंशनल वेपन्स से ही जीत होगी और आपको कन्वेंशनल वेपन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो कॉम्बिनेशन। तो मतलब अगला मूव सर हमें करना ही होगा, हमें ही करना होगा। किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर। अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आपको फिर अपनी किताब खोल के डॉक्ट्रिन देखनी पड़ेगी। आपकी पॉलिसी क्या कहती है, आपकी डॉक्ट्रिन क्या कहती है। जब डॉक्ट्रिन कहती ही नहीं है कि हमें चाहिए ही नहीं, हम क्या कर लेंगे? अब लोग बात करते हैं पीओके ले लेंगे। आप पीओके लेके क्या करोगे? कि पीओके लेके कई जगह है पीओके की स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, तो या आप वो जगह लो जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो और बाकी पीओके को कंट्री को छोड़ दीजिए। जैसे आपने बांग्लादेश को छोड़ दिया था, अब क्या हुआ? 71 में आपने बांग्लादेश को पैदा किया, आज आपके सिर पे आ गया है। उसके बाद ताकत ही कम है, नहीं तो आज दिल्ली में बैठा होता। तो आपको डॉक्ट्रिन लिखनी पड़ेगी, चिंतन करना पड़ेगा, चाणक्य को बुला के वापस कि भैया बताओ इस स्थिति में क्या किया जाए, इसको हम आज़ादी दें, क्या करें, ऑक्यूपाई करें, क्या करें। और ऑक्यूपाई करेंगे पीओके तो फिर क्या होगा? फिर आपकी डेमोग्राफिकली प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, वो भी है। लेकिन सर अब रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक तो यही बोलते हैं कि वो तो हमारा, हमें खाली करवाना ही आने वाले समय में। खाए, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है हमारा खाली कराना, पर ये भी सच है कि अगर आपने आपने लिया तो आपको बाकी प्रॉब्लम भी डेवलप होंगी। ये मत देखिए, जो खतरा है उसको देखिए, उसको किस तरीके से ओवरकम करना, उसके भी ओवरकम करने के तरीके हैं कि आप कर सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि अगर आपका रिलीजियस डिफरेंस हो तो लड़ाई ही होगी या घृणा पैदा होगी। लेकिन सर आसिम मुनीर तो यही कहना चाहते हैं ना, वो तो मुल्क में चिल्ला चिल्ला के सिर्फ यही बताते हैं। आसिम मुनीर अपनी देश की पॉलिसी के तहत और देश के इंटरेस्ट में कह रहा है, उसको उसकी पॉलिसी पता है क्योंकि उसकी पॉलिसी बनी है। रैंड कॉर्पोरेशन ने लिखा था 1995 में कि भारत की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ही नहीं है फ्रॉम 1947 टिल डेट। 95 में ये था, पार्लियामेंट हिल गई थी, तो क्या हुआ, जल्दी जल्दी उन्होंने डॉक्ट्रिन लिखी थी आर्मी नेवी एयरफोर्स ने, पर अब वो बात नहीं है। नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड। आसिम मुनीर को भी पता है कि भारत की डॉक्ट्रिन ये है कि जरा तुमने मुंह खोला पहलगाम में, एक हरकत की, तुम्हारी 11 and 9 21 बेसिस पे ऐसा अटैक हुआ, टेररिस्ट एंड मिलिट्री बेसिस, कि तुमको गिड़गिड़ा के माफी मांगनी पड़ी। वो ठीक है, ड्रामा करके आपने पब्लिक रिलेशन का ऐसा सीन क्रिएट किया कि वो ठीक है। बाद में पीआर की बात आ गई है, तो पीआर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान वहां पे जीत जाता है, वो पीआर उसका बड़ा तगड़ा है। नहीं, आसिम मुनीर सर क्या चाहता है? अगर मैं सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में पूछूं, जनरल आसिम मुनीर क्या चाहते हैं? क्या सिर्फ वो जंग ही चाहते हैं? क्योंकि जो खबरें छपती हैं उनके बारे में, उनकी मानसिकता के बारे में, उनकी सोच के बारे में बताया जाता है कि वो पुराने जनरल के तरह ही हैं। देखिए ऐसा है, एक जनरल होता है वो जंग में बड़ा खुश रहता है, एक जनरल वो होता है जो पॉलिटिकल जनरल होता है,
वो पॉलिटिकली स्टेटमेंट तो जरूर दे देगा, उनका हिला देंगे, हिंदू वाला मुसलमान अलग, हम इधर डिफरेंट नस्ल हैं, ये वो सब कुछ करके लड़ना नहीं चाहेगा। वो आसिम मुनीर नहीं चाहता, उसको पता है बलूचिस्तान उबल रहा है, सिंध आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, पख्तूनिस्तान तो वैसे ही प्रॉब्लम में है, डुरन लाइन के दोनों तरफ की ट्राइब्स दोनों उसके खिलाफ है, उसके सारा क्या कहते हैं जो तालिबान गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की तालिबान है, मिली हुई है, इनको मुल्लाओं को डर लग रहा है ऑलरेडी, वो लड़ाई नहीं चाहता इस गेम में। इस समय आसिम मुनीर नहीं चाहेगा, और अफगानिस्तान में तो ऑलरेडी देवबंदी आइडियोलॉजी ने आशीर्वाद दे दिया उनको जाकर, वो तो आके पैरी पहना करके गए यहाँ पे, तो फिर क्या है। आसिम मुनीर को सच्चाई भी पता है, पर वो स्टाइलिश जर्नल है, वो अपना स्टेटमेंट दे देता है, मीडिया लैप कर लेती है, वो सोचती है कि ये बड़ा तगड़ा है, ये टैंक लेके आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, वो हमें पता है। बस की धमकी ही देता है। बिल्कुल धमकी देगा, और हाँ जहाँ दाव लग गया तो करेगा। अब चाइना बैठ जाए उसके आगे पीछे, तो फिक्र मत कर, अमेरिका उधर से सप्लाई कर रहा है, चाइना से सप्लाई कर रहा है, जैसे यूक्रेन को अमेरिका भी सप्लाई कर रहा था, नेटो भी सप्लाई कर रहे थे, तो उसको लड़ा दिया 4 साल। अब वैसी सिनेरियो आपको पैदा करनी है तो करिए। सर एक तरफ चीन भी है, अब चीन की चालबाजी को हम शुरू से जानते हैं। चीन को ये पता है कि हमें भारत के साथ दोस्ती बनानी है, अगर अमेरिका से हमें दूरी बनानी होगी तो उसने तंज भी कसे कि भारत को लेकर कि आप तो बड़ा क्वाड के पास जा रहे थे और आप पर टैरिफ लगा दिया, पेनल्टी टैरिफ भी लगा दिया, अब आइए अब ब्रिक्स को मजबूत करते हैं। ठीक है, वो ट्रम्प आपको पसंद नहीं आ रहा, लेकिन चीन अरुणाचल मामले में तो अभी भी और बहुत चालबाजी दिखाई रहा है। तो क्या लद्दाख वाले मामले में मैटर सॉल्व करके काफी हद तक अरुणाचल में और जम्मू कश्मीर वाले मामले में भी जो है वो वहां पर भी बहुत ज्यादा परेशानी कर रहा है, तो कहां तक उस पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए ऐसा है, भरोसे की बात तो पहले बात है, पहले ये कोई इक्वेशन समझ लें। ब्रिक्स की आपने बात करी, ब्रिक्स में रशिया ने पहले बोल दिया चाइना को कि भैया आप ब्रिक्स की करेंसी की बात कर रहे हैं, आप डॉलर से मोर्चा लेना चाहते हैं, तब आप इंडिया के साथ इक्वेशन ठीक करिए, तब आपकी दोनों की दो इंडस्ट्री दोनों इतने पोटेंशियली स्ट्रांग हैं, आप ऊपर उठेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है कि करेंगे। तो थोड़ा आपने देखा रेप्रोचमा हुआ ईस्ट में, गलवान पे क्या कहते हैं, अक्साई चीन एरिया वगैरह में, जो भी थोड़ा कि हम जाने पीछे गए नहीं गए, बस कहने मीठी मीठी बातें हो गई और थोड़ा शांति का वातावरण क्रिएट करने की होने की, ठीक है। वो इसलिए कि हम अब आके आप साथ में बढ़े, पर चाइना की अपनी पुरानी पॉलिसी है, वो ध्यान रखे है उसने, वो कब पैतरा बदल जाए, कब वो पलटवार करे, आप नहीं बता सकते। आप मत सोचिए कि एक बार उसने बोल दिया तो नहीं करेगा। सर टेबल टॉक्स भी हो चुकी है ना, फाइनेंस विदेश मंत्रियों के बीच में भी आ गए, वो भी आ गए। एक हुई है टेबल टॉप, एक मंत्री, कितनी हो चुकी हैं, कोर कमांडर्स की तो कितनी है, उसकी लिस्ट है, किताबें भर गई हैं, वो कोई टॉक से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बार बात हुई है, आपकी टॉक्स कितनी हुई थी, पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था, हिंदी चीनी भाई, मैं तो उसमें बच्चा था, मैंने तो देखा था, लोग सोच ही नहीं सकते थे कि चीन हमारे साथ ये करेगा। योर प्राइम मिनिस्टर गॉट अ शॉक जो चाइना ने जैसे आपके साथ किया। आप भरोसा मत करिए, आप सब कुछ करिए जो चाइना कर रहा है, सारे ड्रामे करिए, पर अपना पाउडर ड्राई रखिए, अपना जो है ना, जो अस्त्र शस्त्र हैं वह टोटली रेडी रखिए, रेडी टू अटैक। आप अटैक मोड में रहिए और मीठी बातें करते रहिए, लाइक कैरिंग अ बिग स्टिक एंड अ स्माइल, वही बात है, तो वो करिए आप। चाइना के साथ यही हो सकता है। एक बार तो आपने ये भी कह दिया था जी हम वहाँ सड़कें नहीं बनाएंगे, जब चाइनीज अंदर आ जाएंगे, वो सोच भारत की थैंक गॉड निकल गई है, अब हमारी सोच फर्क हो गई है। चाइना इससे घबरा रहा है, हमने 7 हाइट्स ले ली थी, कैलाश हाइट्स ले ली थी, चाइना इससे घबरा रहा है। हिंदुस्तान ने ऐसा पहले कभी नहीं किया, हमने 48,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन देके, वो हमारी गलती थी भारत की। किसने किया, पॉलिटिकल में एंगल नहीं ले रहा, वो आपको पता है, पर उसके ऊपर पाकिस्तान ने 6,400 किलोमीटर शख्सगान दे दी, ठीक है। सियाचिन पे उसकी नजर है, कारकोरम हाईवे बना लिया है, गदार पोर्ट पे टोटल कंट्रोल है, अब चाबहार पे भी घुस जाएगा ईरान के थ्रू,
हर जगह जाएगा वो तो। सर चाबहार पे हमने कल बजट जो है वो शून्य कर दिया है, हमने उसका Obviously कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया कर दिया। और उन्होंने बोल दिया हमारा नहीं है। तो क्या वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं थी हमारी? बहुत ही स्ट्रेटजी लोकेशन, फिर क्यों हम पीछे वो रहे? उन्होंने कहा नहीं देंगे, ईरान ने मना कर दिया। हमने अपने बाय चॉइस नहीं किया, हम बाध्य हुए थे। चाबार को उन्हें छोड़ना चाहता था, वो सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई थी चारों तरफ कि वी हैड नो अदर चॉइस। तो सर सीपेक का काउंटर था वो? बिल्कुल सीपेक का काउंटर था, गदार पर सीपेक का काउंटर है। आप गदार ले लो, अगर गदार में उनके पास नहीं रहा क्या होगा? कारकोरम हाईवे से डायरेक्टली गदार पे तो कनेक्शन है। कारकोरम हाईवे तो आपको पता है आलमा आटा से ऊपर से आता है, दौलत बेग गोल्डी के 12 किलोमीटर आगे है। सर चीन वाले मामले में अब हमें क्या सिर्फ एक एंड पर बातचीत और एक एंड पर डिफेंसिव मोड पे रहना, यही सही, यही हमारा एक पैतरा होना चाहिए? आप चीन के साथ में बात करिए और जितनी बात हो सके करिए। वो मीटिंग एक करना चाहता, आप 3 करिए, पर आप अपनी जो मॉडर्नाइजेशन है उसको 3 गुना एक्सेलरेट करिए। मैं ये कह रहा हूं, उसके बारे में बात मत करिए, आप पर वो करिए। इस समय हमारा टाइम है, जो अगर मैं पॉलिसी बनाने वाला, वेट, होल्ड बट कीप रेडी, क्योंकि हमें ताकत अपने पंच इंक्रीज करना है हमको। और अब हमको स्वावलंबिता पहले पूरी ले लीजिए। जो मिसाइल आप फायर करेंगे उसको बनाने की क्षमता होनी चाहिए, रफाइल बनाने की क्षमता होनी चाहिए। अभी इंजन आपको पता एक नहीं है। देखिए सच्चाई भी सुन लीजिए, कड़वा घूट होता है। सच्चाई ये है, आप एक इंजन नहीं बना रहे तो फिर कौन सी लड़ाई लड़ना चाहते हैं आप? मांगे हुए सामान पे तो मांगे हुए खरीदे सामान पे शादियां नहीं होती, आपको खुद बनाना पड़ता है खाना घर में। तो ये आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी। इसीलिए थोड़ा आप 6-7 साल इस पीरियड को आप निकालिए, उसके लिए भारत को अपनी पॉलिसी ठीक करनी पड़ेगी। सर एक और पड़ोसी की बात कर लेते हैं, बांग्लादेश की। उसका आपने खैर जिक्र भी किया शुरुआत में। बांग्लादेश वाले मामले में जो कुछ चल रहा है, उसमें क्या लगता है आपको, कहाँ तक ये चीजें जाएंगी और ये तनाव कहाँ तक बढ़ता जाएगा? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान का सीधा इन्फ्लुएंस है, उसके बाद चाइना का भी इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। वहां पर जो पोर्ट्स मोहम्मद यूनुस ने सीधा जो है वो साइन किए हैं, तो ये भारत के लिए खतरा तो कहीं ना कहीं नजर ही आता है। तो ये अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये मैटर, ये नया खड़ा होता हुआ? भारत ने पैदा किया बांग्लादेश को, पर बांग्लादेश को पाल कौन रहा है? अमेरिका, चाइना, ये कर रहे हैं, पाकिस्तान, सब तीनों मिलकर कर रहे हैं। अब होड़ अमेरिका और बांग्लादेश चाइना में है, वो दूसरी बात है। स्ट्रेटेजिक एरिया है बहुत सारे, आइलैंड, सोलोमन आइलैंड है, वो सेंट मार्टिन आइलैंड है, चिटागोंग वो है, हार्बर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। ये सारे के सारे वो जो बांग्लादेश में है, उसमें चाइना की भी नज़र है, उसमें अमेरिका की भी नज़र है आधे में। तो ये सब ऑलरेडी ही है। तो ये तो चाहते हो, तो इसमें कोई सिचुएशन आपके एक तरफ की नहीं है, सब अगेंस्ट यू है, तो अगेंस्ट इंडिया है। लेकिन जब हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान जैसा बांग्लादेश कम से कम आतंकी तो नहीं भेजता है, देखिए आपको ने किसने ये स्टेटमेंट दी है? मुझे तो ये पता नहीं है। मेरे को तो पता आतंकी आते हैं वहां से। किसने बोला है ये किसने बोला है? सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। I don't know what is political statement. I don't agree with it. No, I don't agree at all with that. वहां से आतंकी आते हैं, बाकायदा आते हैं। मेरा बहस हुई है टेलीविजन पे एक मुल्ला से, उसने क्या कहा था कि आपने शेख हसीना को पनाह दी है, हम आपकी औरतों को रेप करेंगे, ये बोल रहा है हिंदुओं को। हमने कहा ये आप कैसे बोल रहे हो? कहते हैं हम बोल रहे हैं। मैंने कहा आपका इस्लाम तो नहीं बोलता ऐसा? कहते कैसे, इस्लाम बोले या ना बोले हम बोलेंगे। मैंने कहा देखो आप इस्लाम के रूट्स में जाइए, आप तो अभी कन्वर्ट हुए लगते हैं। कहता हाँ। मैंने कहा तुम कन्वर्ट नहीं हुए? चुप हो गया। फिर मेरा एंकर जो था वो बोलने लगा उनको कि तुम कन्वर्ट हो तभी तुम ऐसे बात कर रहे हो। देखो बात यहाँ तक आ गई थी और मैं बोल रहा था, और ये अभी पिछले साल की बात है, कुछ महीनों पहले की। ये हिंदी चैनल की बात है और लीडिंग हिंदी चैनल। सर जब बांग्लादेश वाले मामले में आते हैं तो हमें वही हमारी क्या पॉलिसी अब होनी चाहिए, अब इस वक्त करंट पॉलिसी हमारी क्या होनी चाहिए उसको लेकर? बांग्लादेश क्योंकि हमने ये देखा है कि शेख हसीना की सरकार वहां पर गई है, फरवरी में चुनाव होने की बात भी हुई है, हो पाते हैं, कितने फेयर होंगे ये भी हमें नहीं पता है। हालांकि हमारी नजर तो पूरी है बांग्लादेश में चुनाव।
बांग्लादेश में जो चुनाव होने की बात की गई है वो कितने फेयर हो पाएंगे ये हमें नहीं पता। देखिए, बांग्लादेश के चुनाव फेयर हो या अनफेयर हो, आपको किसने कहा कि अगर फेयर हो गए तो आपके दे विल बी फॉर यू? ये तो आप भूल जाइए। द उलेमा और जो इस्लामिक मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड है, उसने ऐसा कंट्रोल करके रखा हुआ है कि उसको, बांग्लादेश को आप कैसे फ्रेंडली होने नहीं देंगे। पाकिस्तान और चाइना विल मेक श्योर कि बांग्लादेश विल बी ऑलवेज हॉस्टाइल टू यू, और मेरे को तो बांग्लादेश हॉस्टाइल लगा है। हाँ, उसकी ताकत इतनी नहीं है लाइक पाकिस्तान, तो इतनी इफेक्टिव नहीं हुआ है। हॉस्टाइल इंटेंशन है, वो इफेक्टिव नहीं है, वो दूसरी बात है। पर क्वेश्चन ये है कि अब बांग्लादेश को ताकत मिल रही है, वो क्यों नहीं करेगा? और क्या नहीं कर रहा बांग्लादेश? जहां जहां मौका मिलता है वो कर रहा है। अभी तो अपनी इंटरनल सिचुएशन उसकी ऐसी है, उसको संभाल रहा है, वो भी आपके खिलाफ जा रही है। जो 71 की जो सिचुएशन थी वैसी पैदा होती नजर आ रही है। और अगर इन रिफ्यूजीज आने लगे फिर क्या करेंगे आप? उस टाइम तो लोग, फिर भी रशिया बीच में था, उसने अमेरिका को अलग रखा, चाइना को अलग रखा। अब क्या होगा? अब आप कह रहे आएगा सेवंथ फ्लीट अंदर घुसी, क्या रशिया आएगा उसके पीछे? तो ये हमारी सिचुएशन जो है बांग्लादेश की ऐसी नहीं है जैसे कि आप हम सोच रहे हैं कि वे इज अ केक वॉक। हालांकि बांग्लादेश, एक बार बांग्लादेश लड़ाई में जब आएगा, विल मेक श्योर कि इस साइड से पाकिस्तान भी हो, उधर से चाइना भी हो। सर, आपने बोला इस्लामिक इन्फ्लुएंस, इस्लामिक जो कंट्रीज है उनका इन्फ्लुएंस है। सर, एक टर्म आ रहा है इस्लामिक नाटो, जिसमें पाकिस्तान और जो सऊदी है वो डिफेंस पे कर ही चुके हैं। इसके अलावा बात हो रही थी कि तुर्की भी आ सकता है, कई और तुर्की तो है उसमें। मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो भी आ सकती हैं। क्या ये अभी के नाटो के पैरेलल खड़ा हो पाएगा? क्या आप देखते हैं इस्लामिक नाटो कहाँ तक जा सकता है? देखिए, ऐसा है, अभी का नेटो जो है यूरोप में, उसको भी टूटने की बातें हो रही है, जो धमका रहे हैं अभी ग्रीनलैंड को लेकर। वो तो बेचारा डिफेंस सा नजर आ रहा है। अमेरिका ने उसको इतना कमजोर कर दिया है। यूरोपियन यूनियन का जो अंग है, एक्चुअली वो नेटो पहले बना था, यूयू बाद में बना था, वो कंट्रीज वही हैं। तो उसकी अमेरिका के साथ में होड़ लगी हुई है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है। यूरोपियन यूनियन और का पैसा इतना लगा है नेटो का यूक्रेन वॉर में, उन्होंने भी काफी खर्चा किया है और कुछ प्रॉफिट भी कमाया है, वो सब। लेकिन वो उस पे भी आएंगे, पर लड़ाई जो नेटो की और इस्लामिक नेटो की जो बात है, वो तब होगी कि जब पहले नेटो मिडिल ईस्ट में आया था, फिर वो बात हुई थी। अब मिडिल ईस्ट में नेटो इज नॉट इफेक्टिव, वो कहाँ लड़ेंगे? एक पाकिस्तान बोलता है ना कि हमारे पास, हम एकमात्र इस्लामिक देश हैं जिसका परमाणु है, हमारे पीछे चलिए, हम लीड करते हैं। पाकिस्तान, ओआईसी में तो यही बोलता है। पाकिस्तान में ओआईसी बोलता है, वो लीड कर रहा था। सऊदी अरेबिया, सारी अरब कंट्रीज पाकिस्तान आर्मी की ट्रेनिंग पर डिपेंड करते हैं। सऊदी अरेबिया में जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ अपनी अपनी डिवीजन लेकर तैनात थे, एक पूरी डिवीजन के साथ दोनों ने सर्व किया है वहाँ पे। और बाकी मुसलमान डिसिडेंट्स को इराक में वगैरह, कुर्द वगैरह के जो भी उनकी लड़ाइयाँ थी उसमें उन्होंने भाग लिया और बहुत बेरहमी से काम किया। तो ये तो पाकिस्तान कर देगा, और वो डिपेंड करते हैं पाकिस्तान पे। और आप, ये दूर नहीं है कि वो संगठित होके एक साथ हो जाएं, पर उनका संगठन जो है वो अमेरिका पे डिपेंड करेगा। इस्लामिक नाटो का भी बिल्कुल सर, उससे तो छिटकने के लिए तो ये बना रहे हैं। पर उससे कुछ छिटक नहीं सकते, पैसा नहीं सकते, वो उसके साथ रहेंगे, क्योंकि चाइना इतना अलग नहीं उनको होने देगा, क्योंकि चाइना और अमेरिका की बड़ी ट्रेड जो चल रही है और जो उनका जो है वो बहुत क्लोज है। चाइना और अमेरिका डायरेक्ट लड़ाई भी नहीं आएंगे, तो वो ये होने नहीं देगा, अमेरिका नहीं होने देगा उनकी नेटो को इफेक्टिव। पर नेटो बनता भी है, वो अमेरिका के इंटरेस्ट के ऊपर हावी नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये, और इजराइल का प्रेशर आपने बात ही नहीं किया, वो प्रेशर डायरेक्टली डालेगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेटो कंट्रीज जो हैं अमेरिका को खुश रखेंगी, ताकि इजराइल चुप रहे, ये चुप रहे। हाँ, बाकी जगह पे अपना फैलाव करने के लिए वो करेगा, और उसका फैलाव आएगा इस साइड में, बांग्लादेश, इस बे ऑफ बंगाल, डाउन द साउथ चाइना सी। इस्लामिक नाटो का कितना असर भारत पर हो सकता है सर? देखिए, ऐसा है, इस्लामिक नेटो का असर भारत में क्या, जब आप बताइए 65 की लड़ाई या 71 की लड़ाई हुई थी, किस इस्लामिक कंट्री ने आपका मदद की थी? और किस इस्लामिक कंट्री ने पाकिस्तान की मदद नहीं की थी?
आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए। सारी कंट्रीज मैं पाकिस्तान को सप्लाई कर रही थी, सारी कंट्रीज, 65 भी 71 भी। तो और क्या रह गया? अब ये है कि आप उनके शिप्स नहीं आएंगे, उनके एयरक्राफ्ट नहीं आएंगे, तो सारा इक्विपमेंट तो पाकिस्तान को मिलेगा। जैसे तुर्की से अभी ड्रोन्स मिले, बिल्कुल, ड्रोन्स मिलेंगे, शिप्स मिलेंगे, पायलट्स आएंगे, उनका ग्राउंड क्रू आएगा, मिसाइल। जब ईरान और इराक की लड़ाई हो रही थी, 10 साल वाली जो लड़ाई हुई थी, उसमें इजराइल ईरान को प्रिपेयर कर रहा था। इजराइल ईरान को प्रिपेयर कर रहा था अगेंस्ट इराक। उनकी मिसाइल, उनके एयरक्राफ्ट, सब कुछ। मोसाद तभी तो ताकतवर बना वहां पे। सर ट्रम्प ग्रीनलैंड ले लेंगे क्या? नहीं, ट्रम्प ग्रीनलैंड लेने की कोशिश नहीं करेगा, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा। पर ट्रम्प जो है अल्टीमेटली ऐसी एक पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट करेगा जिसमें उसका ट्रेड वगैरह इत्यादि और रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाए। पर वो ग्रीनलैंड नहीं लेगा अनटिल एंड अनलेस सारी कंट्रीज डिसाइड करके कहें ठीक है, ट्रम्प कैन। नहीं, क्योंकि डेनमार्क तो ये कह रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा धमकी देते हैं और जिद ज्यादा करते हैं तो फिर नाटो भी टूट सकता है। बिल्कुल, वो ठीक कह रहा है। डेनमार्क ठीक कह रहा है। फिर नेटो कंट्रीज वगैरह ऑलरेडी ही अमेरिका से तंग आए हुए हैं। क्यों तंग आए हुए हैं? जहां पे भी आर्म्स बिकने होते हैं, अमेरिका नेटो की कंट्रीज को रोक देता है। नेटो की कंट्रीज कौन सी हैं? जर्मनी, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। ये तो नेटो की कंट्रीज हैं जो आर्म्स बनाती हैं। तो इनको रोक देता है वो अमेरिका। वो सब खार खाए बैठे हैं। इनका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया जब अमेरिका की फ्रांस से मिसाइल सबमरीन दे रहा था, तो अमेरिका ने उसकी सबमरीन काट दी और अपनी बेच दी। तो फ्रांस ने क्या किया? ये बच्चा ये बात है, जो इंडिया के पास में F-18 F-16 की बेच की बात आई, उसने अपने रफाइल बिकवा दिए, नेवी को भी बिकवा दिए। तो फ्रांस तो ऑलरेडी कब से लड़ रहा है अमेरिका से। जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बुश इराक पे सेकेंड अटैक करने वाला था, तो उनका प्रेसिडेंट बिथराव था। अच्छा, वो 1.25 घंटे का इंटरव्यू है टेलीविजन पे, जो कहता है कि तुम क्यों लड़ रहे हो, तुम्हारा काम नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस का काम है, तुम घर जाओ। टेलिंग बुश ऑन द फेस। तो देखो, इनकी कोई उनका दोस्त नहीं है नेटो में अमेरिका का। तो इसलिए ये सब अब चीन में हाजिरी लगा रहे हैं। वो फ्रांस मैक्रो जाते हैं। देखिए, आपने बड़े पते की बात बोली है। चाइना के साथ में अमेरिका इसलिए रिलेशन ठीक रखेगा, नहीं तो उसका ट्रेड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो बहुत डिपेंड करता है चाइना पे, और चाइना भी डिपेंड करता है अमेरिका पे। तो ये क्विड प्रो को है भैया, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। तो ये बात है। रशिया चुप है, और रशिया भी चुप इसलिए है कि भैया ये यूक्रेन पे मदद कर रहा है। उसने कह दिया तुमको अमेरिका ने कि तुम इतना 20% तुम्हारा सैंक्शन करा देंगे, पर इसमें जो खोजबीन और जो रेयर अर्थ वगैरह है उसमें मेरे को करने देना। रशिया ने कहा ठीक है। इनके आपस में सांठगांठ बनी हुई है। फिर मैंने कहा, तो फिर मानते क्यों नहीं युद्ध रुकवाने की? कौन युद्ध रुकवाने की? वो अपने देश के हित की बात कर रहा है। युद्ध भी उनके फेवर में है। उनके आर्म्स बिकेंगे, आर्म्स ही तो बिकेंगे। तो और एक F-16 की फैक्ट्री बंद हो जाए, प्रेसिडेंट इलेक्शन लूज कर जाएगा। ये फर्क पड़ता है। उनको तो चाहिए कि उनकी आर्मामेंट इंडस्ट्री चलती रहे। रेथियन कंपनी ने जो अपना मिसाइल जो थी पेट्रियट, गल्फ वॉर में लगा दी थी बिफोर फील्ड ट्रायल, और प्रेसिडेंट को बंद किया, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, कि ये पेट्रियट मिसाइल को फायर करने का ऑर्डर दे दो ताकि फील्ड ट्रायल वही हो जाएगा स्कड के खिलाफ। उन्होंने कहा फायर कर दो। उन्होंने फायर कर दिया, बात खत्म हो गई। बिलियंस ऑफ डॉलर की पेट्रियट मिसाइलें सारी दुनिया में बिक गई। ये फायदा होता है। तो ये कंपनी जो डिफेंस कंपनी होती है, ये बाध्य करती हैं अपने प्रेसिडेंट को कि हमें सामान बेचना है। यही नेटो के प्रॉब्लम है कि नेटो की कंट्रीज और अमेरिकन की कंट्री जो कंपनियां हैं, इनमें होड़ लगी हुई है। जैसे बोइंग और एयरबस में ये सारी होड़ हैं। ये अपने अपने हित की बात करते हैं। तो चेतन, मैं आपको बता रहा हूँ, ये गेम है अपने नेशनल इंटरेस्ट का। आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट पता होना चाहिए। ये मॉरल बातें कर दो कि हम कैसे कर सकते हैं। तो आज की जो बात हो रही है कि नया भारत है और हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल शक नहीं है। और हमने अपनी सब ये जो मैंने कहानियां बता रहा हूँ, ये सबको पूर्ति की है
द लीडरशिप इज एब्सोल्युटली क्लियर। 2047 से पहले आप गोल्डन ब्रेव न्यू इंडिया देखेंगे, मैं आपको लिख के देता। ठीक है, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये प्रफुल्ल बख्शी साहब थे हमारे साथ, जिन्होंने काफी बेबाकी से अपनी बातों को हमेशा की तरह ही रखा है। समझा आपने जो बजट में बढ़ोतरी हुई वो कितनी जरूरी थी। नेशनल इंटरेस्ट और ये नया भारत है, इसको भी अब हमें समझ लेना होगा, जो लोग नहीं समझ रहे हैं। फिलहाल आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। देखते रहें, जुड़े रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।